फ्लोरिडा हर साल करोड़ों खर्च करता है हटाने पर, जो अरबों की कीमत की हो सकती है। गल्फ कोस्ट और अटलांटिक समुद्र तटों पर समुद्र तट सड़ते भूरे समुद्री शैवाल की मोटी परतों से ढके हैं, जिसकी बदबू दूर से ही आती है। पर्यटकों की कमी से होटलों की बुकिंग घटती है और शहर समुद्र तटों की देखरेख पर करोड़ों खर्च करते हैं। सार्गेसम समुद्री शैवाल हर गर्मी में आता है और हर साल यह समस्या बढ़ती जाती है, लेकिन चीन ने इसे अरबों डॉलर के उद्योग में बदलने का तरीका ढूंढ लिया है, जबकि अमेरिका इस मौके से चूक रहा है। जुलाई में पाम बीच से मायामी की ओर आई 95 पर दक्षिण जाते हुए समुद्र तट से पहले ही इसकी बदबू महसूस होगी और फिर दिखेगी भी। समुद्र तट पर मीलों तक फैली सड़ी समुद्री घास की भूरी दीवार। हर सुबह ट्रैक्टर इसे उठाते हैं, वे इसे इकट्ठा कर ट्रकों में भरते हैं। सूर्यास्त तक और आ जाती है और यह चक्र दोहराता है। मई 2026 में साउथ पॉइंट पार्क की रेत समुद्र तट जैसी कम और गीली भूरी कीचड़ जैसी ज्यादा लग रही थी। 3 ट्रैक्टरों ने 1 घंटे से ज्यादा इसे समेटा, जबकि लोग समुद्र तट पर पानी तक पहुंचने के लिए मोटी परतें पार कर रहे थे। बाल हार्बर में विक्टोरिया ब्रॉसमैन ने छुट्टियां छोड़ घर लौटने का फैसला किया। उन्होंने मायामी हेरल्ड को बताया कि उनके परिवार ने साफ रेत की उम्मीद में कि बिस्केन के एक होटल को भी आजमाया, लेकिन वही समस्या मिली। उन्होंने कहा कि उस यात्रा की तस्वीरें उनके परिवार के पास याद के तौर पर हैं, कि फ्लोरिडा अब पहले जैसा समुद्र तट वाली छुट्टियों का ठिकाना नहीं रहा। ये नजारा हर गर्मी में राज्य के तटीय काउंटियों में दिखता है। साउथ फ्लोरिडा विश्वविद्यालय सालों से अंतरिक्ष से इस ब्लूम पर नजर रख रहा है। उनकी सैटेलाइट प्रणाली ने 2025 में अटलांटिक महासागर में 37.5 मिलियन टन सरगैसम तैरते हुए दर्ज किया। मार्च 2026 तक नए सीजन में पहले ही 13.6 मिलियन टन जमा हो चुके थे, जो 1 साल पहले इसी समय की तुलना में लगभग 1/3 ज्यादा था। अगर यह रुझान जारी रहा तो 2026 वे सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा जो 2025 ने गर्मियां खत्म होने से पहले बनाए थे। 2011 से पहले ग्रेट अटलांटिक सार्गेसम बेल्ट जैसा कुछ भी नहीं था। मूल स्रोत सार्गेसो सागर था, जो पृथ्वी का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। इसके चारों ओर कोई भूमि नहीं है। यह उत्तर अटलांटिक के बीचों बीच स्थित है, जिसे 4 समुद्री धाराएं पूरी तरह से घेरती हैं, जो दीवारों की तरह इसके चारों ओर घूमती हैं। पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में नॉर्थ अटलांटिक करंट, पूर्व में कैनरी करंट और दक्षिण में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये समुद्र धाराओं के कारण है, एक घूमता भंवर जो उसमें तैरती हर चीज को फंसा लेता है। सदियों तक नाविक इससे डरते थे। जिन धाराओं ने सीमाएं बनाई, वही जहाजों को हफ्तों फंसा लेती थीं। तैरती हुई समुद्री घास, जिसका वर्णन कोलंबस ने 1492 में अपनी डायरी में किया था, कुछ जगहों पर इतनी घनी थी कि शुरुआती नाविकों को लगता था कि यह जहाज के ढांचे को फंसा सकती है। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यह मिथक इतना लंबे समय तक बना रहा कि इसने बरमूडा ट्रायंगल की आधी कहानियों को जन्म दे दिया। सार्गासो सागर वह जगह है जहां अटलांटिक ईल अंडे देती है और छोटे समुद्री कछुए अपने शुरुआती साल समुद्री घास के बीच तैरते हुए बिताते हैं। यह पृथ्वी के सबसे जैविक रूप से महत्वपूर्ण और कम समझे जाने वाले जल निकायों में से एक है। फिर कुछ बदल गया। हजारों सालों से भंवर में चुपचाप बैठी समुद्री शैवाल का वो फैलाव अब बाहर आ रही है। ज्यादातर सिद्धांत उन्हीं कारणों की तरफ इशारा करते हैं। गर्म पानी और पोषक तत्वों के बहाव ने अटलांटिक महासागर में हजारों मील लंबा नया समुद्री शैवाल पट्टा बना दिया। ये हर साल बढ़ता है और लहर दर लहर कैरिबियन व दक्षिण पूर्वी अमेरिका भेजता है। मायामी विश्वविद्यालय के रोसेन स्टीयल स्कूल ऑफ मरीन एटमॉस्फेरिक एंड अर्थ साइंस के 2026 के एक शोध पत्र ने इसके स्रोत को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से चिन्हित किया। मुख्य लेखक फ्रांसिस्को बार्नवेरा और उनकी टीम ने एक नया समुद्री धाराओं का मॉडल बनाकर इसका उपयोग पश्चिम अफ्रीका में गिनी की खाड़ी के तटीय जल तक पहले बड़े प्रसार को खोजने में किया। जब इसका प्रसार शुरू हुआ तब इसका पता नहीं चला। 2011 में उपग्रहों ने इसका पता लगाया। शोधकर्ताओं के अनुसार यह करीब 2 साल से बढ़ रहा था। पहली चेतावनी के संकेत तब मिले जब 2009 में घाना के तट पर असामान्य समुद्री शैवाल की चटाइयां बहकर आने लगीं। उस साल इसका कारण ठंडे पानी की घटना थी, जिसे डी कार डेकर्निनिया कहते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर गहरे पानी और खनिजों से युक्त सहारा रेगिस्तान की धूल का दुर्लभ संयोजन ने
उष्णकटिबंधीय अटलांटिक में वृद्धि को बहुत तेज कर दिया। इस संयोजन ने पृथ्वी पर सबसे बड़ा समुद्री शैवाल का प्रसार शुरू किया, जो असामान्य नहीं है। इसकी मात्रा का अनुमान लगाकर योजना बनाई जा सकती है और इसे उत्पाद में बदला जा सकता है। हर देश ने इस समुद्री शैवाल का उपयोग शुरू किया है, बस संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर। 2026 में वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के एक अध्ययन ने केवल पर्यटन और मछली पकड़ने में फ्लोरिडा के वार्षिक नुकसान को लगभग 2.7 अरब डॉलर बताया। और फिर अप्रत्यक्ष नुकसान भी है। रेस्तरां में कम बुकिंग, रद्द हुई चार्टर बुकिंग, होटल के कमरे जो खाली रहते हैं। औसतन हर साल यह नुकसान करीब 5 अरब डॉलर तक पहुंचता है। कठिन मौसम में इसी मॉडल का अनुमान 10 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है और 2026 में सबसे खराब स्थिति में 13.5 अरब डॉलर तक पहुंचता है। सबसे ज्यादा असर दक्षिण पूर्व फ्लोरिडा पर पड़ता है और खासकर पाम बीच से मियामी डेड तक का क्षेत्र। अध्ययन के अनुसार देश का सबसे जोखिम भरा इलाका है। इसे साफ करना सस्ता नहीं है। मियामी डेड हर साल कुछ ही समुद्र तटों से समुद्री शैवाल हटाने में $4 मिलियन खर्च करता है। अन्य तटीय शहर भी करोड़ों खर्च करते हैं। समुद्री शैवाल को इकट्ठा करके फेंकने तक पूरे क्षेत्र में वार्षिक लागत $35 मिलियन तक जाती है। पूरा गल्फ और अटलांटिक तट पर यह बिल सैकड़ों मिलियन डॉलर तक पहुंचता है। हर डॉलर संसाधन जुटाने और लैंडफिल में दफनाने में लगता है। स्वास्थ्य पक्ष भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। समुद्री शैवाल रेत पर सड़कर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस छोड़ता है, जिससे औद्योगिक अपशिष्ट जल से आने वाली वही सड़े अंडे जैसी बदबू आती है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो यह सिरदर्द, सांस लेने में दिक्कत और यहाँ तक कि इमरजेंसी रूम तक पहुंचने जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। 2025 में समुद्री शैवाल के क्यूबा के पूर्वी तट पर फैलने पर अधिकतम स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया गया था। फ्लोरिडा एजेंसियों ने प्रभावित समुद्र तटों पर वायु गुणवत्ता जांच शुरू की, पर राज्यव्यापी अलर्ट सिस्टम नहीं है। हालांकि यह समस्या पूरे गल्फ क्षेत्र में फैली हुई है। गैल्वेस्टन द्वीप टेक्सास में कर्मचारियों को इतना सरगसुम मिला कि समुद्र तट की दीवार के पास रखने की जगह नहीं बची। उन्होंने उसे ट्रकों में लाद कर पूरे द्वीप से ईस्ट बीच तक पहुंचाया। एक अप्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली सामग्री इतनी बड़ी मात्रा में आती है कि स्थानीय सरकारें इसे इकट्ठा करने, ढोने और फेंकने के लिए जगह तलाशने में करोड़ों खर्च कर देती हैं। 29 अप्रैल 2026 को गैल्वेस्टन के स्टीव ने ह्यूस्टन पब्लिक मीडिया को बताया कि वो 65 साल से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कभी सरगेज़म को इतना जमा नहीं देखा। NOAA ने भी ध्यान दिया। उसी महीने एजेंसी ने अपनी सरगेज़म रिपोर्ट्स को साप्ताहिक से दैनिक अपडेट करना शुरू किया। इसका उद्देश्य कंपनियों को कटाई में मदद करना नहीं था, बल्कि स्थानीय अधिकारियों को तय करने में मदद करना था कि ट्रैक्टर और सफाई दल कहां भेजें। आज अमेरिका भी वहीं है। हम समुद्री शैवाल को ट्रैक करने के लिए बेहतर सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए कोई बेहतर सिस्टम नहीं है। और दक्षिण फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के 2026 के पूर्वानुमान के अनुसार यह समस्या जल्द ही लुइसियाना के नए क्षेत्रों में भी फैल सकती है। सफाई की लागत उन समुदायों पर भी पड़ेगी जिन्होंने इसे पहले नहीं झेला। टेक्सास AM ने 1 दशक पहले सैटेलाइट आधारित चेतावनी प्रणाली बनाई थी। शोधकर्ता अटलांटिक में सार्गेसम को ट्रैक कर यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी बड़ी खेपें टेक्सास तट की ओर कब बढ़ेंगी। ये पूर्वानुमान सिर्फ ट्रैक्टर कब चालू करने हैं बताते हैं, कटाई का समय नहीं बताते। जहां फ्लोरिडा इस समुद्री शैवाल को दफनाता है, वहीं दूसरे देश इससे अमीर हो रहे हैं। कैनकुन तुलुम में उद्यमी ओमार वास्केज सांचेज ने एक अलग तरीका अपनाया। उनकी कंपनी ब्लू ग्रीन मेक्सिको 2018 से सरगेज़म से निर्माण ब्लॉक बना रही है। एक मशीन 40% सरगेज़म को अन्य जैविक सामग्री जो अधिकतर फेंकी गई निर्माण मिट्टी से मिलती है के साथ मिलाती है। इस मिश्रण को संपीड़ित करके निर्माण ईंटों में बदल दिया जाता है, जिन्हें सरगा ब्लॉक्स कहा जाता है। हर दिन 3000 ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। 2015 में सरगेज़म के हमले के दौरान वास्केज पौधशाला चला रहे थे। होटलों ने समुद्र तट साफ करने के लिए उनके दल को पैसे देने शुरू किए। फिर उन्हें इसे निर्माण सामग्री बनाने का आइडिया आया और अपने ब्लॉक से पहला घर पौधशाला के पास बनाया। टीम बढ़कर 16 पूर्णकालिक कर्मचारियों की हो गई और चरम सीजन में लगभग 300 लोग उनके तटीय सफाई दलों में काम करते हैं। मेक्सिको का राष्ट्रीय स्वायत्त विश्वविद्यालय ने इन ब्लॉक्स का परीक्षण कर पुष्टि की कि ये एडोब जैसे निर्माण मानकों और कंप्रेशन स्ट्रेंथ को पूरा करते हैं। एक सारगा ब्लॉक से बना घर
आम ईंट से बने घर से लगभग आधी लागत में बनता है। वास्केज ने अब तक इससे 40 से अधिक घर बनाए हैं। पहला घर कासा एंजेलिटा 5 तूफानों और 6 उष्णकटिबंधीय झंझावातों को झेल चुका है। 2021 से अब तक उनके संचालन में करीब 6000 टन समुद्री शैवाल इस्तेमाल हुआ है। सारगासम की सबसे अहम बात यह है कि इसे एक नहीं कई उत्पादों में बदला जा सकता है। कार्बन वेव जैसी कंपनियां यह साबित कर रही हैं। प्यूर्टो रिको स्थित अपनी सुविधा में यह कंपनी सारगासम से मूल्यवान यौगिक निकालकर कई बाजारों में बेचती है। एक उत्पाद कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में सिलिकॉन की जगह लेता है और अब के ब्यूटी बाजार को लक्षित कर रहा है। उनके उत्पाद कृषि और चमड़े के विकल्प में इस्तेमाल होते हैं। यही काम बायो रिफाइनरी करती है। एक कच्चा माल अंदर जाता है और उससे आमदनी के कई स्रोत निकलते हैं। समुद्री शैवाल का हर टन कई उत्पादों में बांटा जा सकता है, जिनके अपने अपने ग्राहक और मुनाफे का मार्जिन होता है। कार्बन वेव भी अकेला नहीं है। पूरे कैरेबियन में सरकारें और कंपनियां प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने की होड़ में हैं। बारबाडोस सरगैसम को ईंधन में बदलने का प्रयास कर रहा है। ग्रेनेडा और डोमिनिकन रिपब्लिक हर साल प्रसंस्करण के बढ़ते वार्षिक लक्ष्य तय कर रहे हैं, जबकि यूरोप इससे आगे है। फ्रांस और पुर्तगाल में प्रसंस्करण सुविधाएं कैरेबियन सरगैसम को कृषि और दवा उद्योग की औद्योगिक सामग्री में बदलती हैं। प्रमुख निर्माताओं ने प्रसंस्करण कंपनियां खरीदकर आपूर्ति श्रृंखला एकीकृत कर ली है। विश्व बाजार में अधिकतर एल्जिनेट चीनी संयंत्रों से होकर आता है। इसमें एल्जिनेट भी है, जो अमेरिकी भोजन और दवाओं में उपयोग होता है। देश ने यह स्थिति करीब 20 वर्षों के राज्य समर्थित समुद्री शैवाल प्रसंस्करण से बनाई है। चीन ने जो क्षमता बनाई है उसे अटलांटिक ब्लूम के लिए तब इस्तेमाल किया जा सकता है जब भी देश को लगे कि ढुलाई की लागत इसके लायक है। इसके पीछे का रसायन लोगों की सोच से ज्यादा सरल है। 1 टन गीला सारगैसम आपको एक बार में कई उत्पाद देता है। कोशिका की दीवारों में एल्जिनेट होता है, जो गाढ़ा करने वाला पदार्थ है और आइसक्रीम, डेंटल मोल्ड्स व धीरे धीरे असर छोड़ने वाली दवा की कैप्सूलों में उपयोग होता है। सिर्फ फूड ग्रेड एल्जिनेट का बाजार ही हर साल कई $100 मिलियन का है। फार्मा ग्रेड वर्जन की कीमत प्रति पाउंड लगभग 10 गुना ज्यादा होती है। फ्रांस में फुकोइडांस नामक शुगर होते हैं, जिनका एंटी इंफ्लेमेटरी और कैंसर दवाओं के लिए क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। इस पौधीय पदार्थ में ऐसे पॉलीफेनॉल्स होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि होती है। बचा हुआ बायोमास कृषि में उपयोगी है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का बड़ा हिस्सा बचा रहता है। अच्छी तरह डिजाइन की गई बायो रिफाइनरी में लगभग कुछ भी बर्बाद नहीं होता। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह नहीं है कि यह आइसक्रीम में होता है। फार्मा ग्रेड एल्जिनेट सीधे उस मेडिकल सप्लाई चेन में जाता है जिस पर अमेरिकी सेना युद्ध के समय निर्भर करती है। इसका लगभग सारा प्रोसेसिंग चीन में होता है। कोविड के समय पेंटागन ने फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन की कमजोरियों की आपात समीक्षा की थी। एल्जिनेट्स उन श्रेणियों में शामिल था जिन्हें ऐसी सामग्री के रूप में चिन्हित किया गया था जिनकी लगभग पूरी तरह से चीनी संयंत्रों पर निर्भरता है। चीन ने दिखाया है कि अनुकूल समय पर वह रणनीतिक निर्यातों पर रोक लगा सकता है, जैसे गैलियम, जर्मेनियम और ग्रेफाइट के मामले में हुआ। एल्जिनेट्स अभी सूची में नहीं है, लेकिन वो कच्चा माल जो भविष्य के प्रतिबंधों को पार कर सकता है, हर गर्मी अमेरिका के समुद्र तटों पर आकर लैंडफिल में दब जाता है। जुलाई में मियामी के समुद्र तट पर बदबू करने वाला समुद्री शैवाल घायल अमेरिकी सैनिक का खून बहने से रोक सकता है। इन दोनों तथ्यों को जोड़ने वाली सप्लाई चेन पूरी तरह चीनी सुविधाओं से होकर जाती है। मध्य 2026 तक महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भी बड़े पैमाने पर व्यावसायिक सरगसम बायो रिफाइनरी संचालित नहीं होती है, और इसके पीछे एक वजह है। ताजा सरगसम वजन में लगभग 80% पानी होता है। जब एक ट्रक इस समुद्री शैवाल को लैंडफिल तक ले जाता है, तो असल में वो जो कुछ भी ढो रहा है उसका ज्यादातर हिस्सा पानी ही होता है। 1 पाउंड असली पौधे के पदार्थ के लिए 4 पाउंड पानी लगता है, जिससे प्रति टन लागत काफी बढ़ जाती है। ग्रोइंग सिस्टम नमी को 20% तक घटाता है, जिससे ट्रांसपोर्ट से पहले ढुलाई लागत 80% तक कम हो जाती है। ये तकनीक पहले से मौजूद है, लेकिन जो कमी है वो है प्रोत्साहन की। अधिकांश सफाई कॉन्ट्रैक्ट गीले समुद्री शैवाल हटाने के लिए पैसे देते हैं, न कि सूखी बायोमास प्रोसेसिंग के लिए। सिस्टम निपटान को प्रोत्साहित करता है, उपयोग को नहीं। फिर असली मजदूरों का सवाल आता है। सफाई अभियान मौसमी ढुलाई की नौकरियां बनाता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टेक्नीशियन, रसायनज्ञ,
संयंत्र ऑपरेटर, जहाज दल इंजीनियर और बिक्री टीमों की नौकरियां भी देती है। एक मॉडल लोगों को समस्या को इधर उधर करने के लिए पैसे देता है और दूसरा मॉडल लोगों को उसे हल करने के लिए पैसे देता है। यहां समस्या विज्ञान या इच्छा नहीं है, बल्कि सिर्फ नीति है। 2025 तक नोआ ने भी समस्या को स्वीकार किया और अमेरिका में सरगैसम प्रबंधन पर रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में परमिट एजेंसियों, ओवरलैपिंग अधिकार क्षेत्रों व नियामक खामियों का विवरण था। इसमें किसकी क्या जिम्मेदारी है बताया गया, लेकिन आगे क्या करना है नहीं बताया गया। सरकार बता सकती है कि सरगैसम कैसे हटाएं। यह नहीं बताया जा सकता कि इससे मुनाफा कैसे होगा, लेकिन एक अमेरिकी कंपनी ने कोशिश की। एल्गीज ऑर्गेनिक्स 2014 में जोहानन डुजॉन ने स्थापित की थी। फ्लोरिडा की यह कंपनी सरगैसम इकट्ठा कर पेटेंटेड विधि से फर्मेंट करती है। डुजॉन इसे ऑर्गेनिक बायोस्टिमुलेंट के रूप में बेचते हैं। कंपनी द्वारा एनोवा में दायर दस्तावेजों के अनुसार यह उत्पाद अमेरिका में 5000 एकड़ से ज्यादा भूमि पर इस्तेमाल हो रहा है। फील्ड ट्रायल से पता चला कि किसान रासायनिक उर्वरक की लागत में 20% तक बचत कर रहे हैं और प्रति एकड़ औसतन $990 की पैदावार बढ़ रही है। कंपनी 10 देशों में माल भेजती है और हर साल 10 लाख पाउंड से अधिक सरगैसम प्रोसेस करती है। डुजॉन ने 21 साल की उम्र में अपने माता पिता के गैराज से एल्गीज ऑर्गेनिक्स शुरू की, जब उन्होंने सरगैसम के हमले से अपने द्वीप की पर्यटन और मत्स्य अर्थव्यवस्था को बर्बाद होते देखा। सरकार समुद्र तटों की सफाई पर करोड़ों खर्च करती थी, लेकिन अगले दिन फिर समुद्री घास आ जाती थी। तब उसने सोचा, क्या हो अगर ये कचरा न हो। 2020 में फोर्ब्स ने उन्हें मैन्युफैक्चरिंग की 30 अंडर 30 सूची में रखा। अब इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक उनके काम को सहनिधि देता है। कंपनी अमेज़न पर उत्पाद बेचती है। 2024 में मायामी डेट इनोवेशन अथॉरिटी ने एल्गीज ऑर्गेनिक्स को मोबाइल फर्मेंटेशन पॉड का परीक्षण करने के लिए $1 लाख का निवेश दिया, यानी टैंकों से सुसज्जित एक शिपिंग कंटेनर जो समुद्र तट पर ही समुद्री शैवाल को प्रोसेस कर सकता है। कंपनी अब अपने फ्लोरिडा ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए $4 मिलियन का सीड राउंड जुटा रही है। यही कमोबेश अमेरिकी सरगैसम उद्योग की पूरी तस्वीर है। एक कंपनी, लगभग 10 लाख पाउंड सालाना। इसकी तुलना करें उन 38 मिलियन टन से जो हर साल अटलांटिक में ये ब्लूम पैदा करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा का अनुमान है कि केवल कैरिबियन में ही इतनी बायोमास है कि वह अमेरिका के हर खेत को उर्वरक दे सके। अमेरिका उस मात्रा का 1% का भी अंश इस्तेमाल करता है जो किनारे पर आती है। एल्गीज ऑर्गेनिक्स धीरे धीरे बढ़ रही है, मांग मौजूद है, उर्वरक की कीमतें बढ़ गई हैं। जैविक कृषि इनपुट्स कृषि बाजार का सबसे तेजी से बढ़ता हिस्सा है। कंपनी को परमिट प्रक्रिया ही रोक रही है। हर कदम उसी दीवार से टकराता है जिसने 2010 के दशक में पहले के प्रयास खत्म किए थे। इस बीच सरगैसम की समस्या बढ़ती जा रही है। समुद्री शैवाल बढ़ते समय कार्बन को बांध कर रखता है और हर 10 से 21 दिनों में आकार दोगुना कर लेता है, क्योंकि यह समुद्री पानी से CO2 लेकर नया ऊतक बनाता है। एक गीला टन समुद्री शैवाल 400 पाउंड से ज्यादा कार्बन को बांध कर रखता है। लैंडफिल में सड़ने पर इसका अधिकतर हिस्सा ग्रीन हाउस गैसों, खासकर मीथेन के रूप में वातावरण में लौटता है, जो अत्यंत शक्तिशाली गर्मी बढ़ाने वाली गैस है। दूसरे शब्दों में कहें तो सफाई की रणनीति अंत में उसी समस्या के एक हिस्से को और मजबूत कर सकती है जिसका वो समाधान करने की कोशिश कर रही थी। कार्बन बाजार अब सरगैसम हटाने का आर्थिक मूल्य तय करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरा और गोल्ड स्टैंडर्ड के ऑफसेट कार्यक्रम समुद्री शैवाल आधारित कार्बन हटाने के लिए नियम बना रहे हैं। एक प्लांट जो सरगैसम को टिकाऊ उत्पादों में बदलता है, वह उत्पाद बिक्री के साथ हर साल करोड़ों डॉलर के क्रेडिट भी कमा सकता है। एक बार की बड़ी सफाई की मात्रा का उदाहरण ने लगभग 1 लाख गीले टन, जो किसी बड़े तटीय क्षेत्र को बेहद खराब साल में झेलना पड़ सकता है। अगर बायोमास को फेंकने की बजाय प्रोसेस किया जाए तो औद्योगिक अनुमान के अनुसार निकाले जा सकने वाले यौगिकों की कीमत लगभग $40 मिलियन है। बायोस्टिमुलेंट की कीमत $15 से $20 मिलियन है, जबकि बायोगैस से 5 मिलियन और जुड़ते हैं। अनुमानित कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्शन से कई मिलियन और जुड़ सकते हैं। यह सिर्फ एक काउंटी की बात है। हर साल फ्लोरिडा और टेक्सास के लैंडफिल्स में दफन संपत्ति की कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर है और इसमें शहरों द्वारा हटाने का खर्च अलग से जोड़ा जा सकता है। हर सीजन पैसा 2 बार खर्च होता है। असली इंडस्ट्री के लिए
एक से ज्यादा स्टार्टअप चाहिए। इसे ऐसे प्लांट्स की जरूरत होती है जो लाखों टन बायोमास को लेकर उसे एक समान बिकाऊ सामान में बदल सकें। कैरिबियन और लैटिन अमेरिका ये बना रहे हैं, जबकि अमेरिका सिर्फ ढो रहा है। नई पीढ़ी के संग्रहण उपकरण कहीं और पहले ही बन रहे हैं। यूके की कंपनी सीवीड जनरेशन सोलर पावर्ड रोबोट एल्गारे का परीक्षण कर रही है, जो समुद्र में समुद्री शैवाल की चादरें सड़ने से पहले इकट्ठा करता है। यूके सरकार की ग्रांट से कैरिबियन समुद्र में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। इस सिस्टम में कैमरे और साउंड सेंसर हैं, ताकि काम तैरती शैवाल चटाइयों में समुद्री कछुओं के रास्तों और मछलियों के प्रजनन क्षेत्रों से दूर रखा जा सके। साझेदार कंपनी सीफील्ड्स ने एक नया विचार आजमाने के लिए इनोवेट यूके की करीब $3,15,000 की ग्रांट जीती। मध्य अटलांटिक में नियंत्रित क्षेत्रों में जानबूझकर सरगैसम उगाना। इसका उद्देश्य कैच एंड ग्रो फार्म की ओर बढ़ना है। जर्मनी भी इसमें शामिल है, जो सरगैसम को लंबे समय तक टिकने वाले प्लास्टिक के लिए एथेनॉल में बदल रहा है। इनमें से हर एक कंपनी यूरोपीय नेतृत्व वाले समूहों द्वारा चलाई जा रही है, जो अमेरिकी विश्वविद्यालय के शोध का उपयोग इनपुट के रूप में कर रही हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में कोई अमेरिकी ऑपरेटर नहीं है। इन संयंत्रों के अनुबंधों पर अमेरिकी उत्पादक बोली नहीं लगा सकते। ये ऐसे संबंध हैं जिनसे अगर बड़े पैमाने पर कोई अमेरिकी रिफाइनरी होती तो उसे बाहर रखा जाता। हर पल ये संरचना और गहरी जड़ें जमा रही है और कुछ लोग इससे खुश हैं। हर साल फ्लोरिडा, टेक्सास, लुइसियाना और अन्य गल्फ राज्य सफाई के अनुबंध जारी करते हैं, जो कचरा ढोने वाली कंपनियों और समुद्र तट सेवाओं की फर्मों को दिए जाते हैं, जिन्हें टन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। जितना ज्यादा समुद्री शैवाल आता है, उतना ही ज्यादा वे शुल्क वसूलते हैं। बी बीचरेकर LLC मायामी डेड में मुख्य खिलाड़ी है और यही मॉडल ब्रोवर्ड, फोर्ट लॉडरडेल, पाम बीच काउंटी और पूरे फ्लोरिडा कीज में भी चलता है। हर काउंटी अपनी बोली तय करती है। भुगतान हर सफाई अभियान या टन के हिसाब से होता है और नवीनीकरण सालाना बजट चक्र में होता है। ठेकेदारों ने इस काम के इर्द गिर्द ट्रकों, लोडरों और लैंडफिल ऑपरेटरों के साथ डंप साइट समझौतों सहित पूरे बेड़े खड़े कर लिए हैं। एक बार सिस्टम स्थापित होने पर उसे बदलना कठिन होता है। सार्गसम को मौजूदा निपटान अनुबंधों से हटाने वाली कोई भी बदलाव तुरंत उन निवेशों से टकरा जाती है जो पहले ही ट्रकों, कर्मचारियों और लैंडफिल वर्कफ्लो में किए जा चुके हैं। विरोध शायद ही कभी सार्वजनिक लॉबिंग अभियानों में दिखता है। ये काउंटी अधिकारियों और राज्य प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में सामने आता है, जहां वही चिंता अलग अलग रूपों में दोहराई जाती है। नई प्रणाली बनाने में समय लगेगा, तब तक समुद्र तटों की सफाई जारी रहेगी। समुद्री शैवाल आने पर अगली सुबह किसी को वहां पहुंचना होगा। बोली प्रक्रिया भी यही दिखाती है। 2025 में मायामी डेड ने सरगैसम सफाई के लिए नया अनुबंध सार्वजनिक बोली के लिए जारी किया। 5 कंपनियों ने प्रस्ताव भेजे, पर काउंटी अटॉर्नी के कार्यालय ने 2 को बाहर कर दिया और एक फर्म सही मूल्य जानकारी नहीं दे सकी। एक और कंपनी ने अपनी बोली आधिकारिक पोर्टल के बजाय ईमेल के जरिए भेजी। इससे 3 काम करने योग्य प्रस्ताव बचे। बी बीचरेकर ने अनुबंध जीता, जबकि वह सबसे कम बोलीदाता नहीं थी। काउंटी ने अनुभव और उपकरण को कारण बताया। वह विवरण बताता है कि अनुबंध असल में किस लिए है। ये टन भार नहीं, सिर्फ ढुलाई की समस्या है। यह पूरा ढांचा लैंडफिल तक जाने वाले ट्रक मार्ग के इर्द गिर्द बना है। बी बीचरेकर फ्लोरिडा में 40 साल से ज्यादा समय से है और मॉनरो, मियामी डेड, ब्राउवर्ड, पाम बीच काउंटियों में काम कर रहा है। सरगैसम की समस्या बढ़ने से पहले उनका मुख्य काम रेत छानना और कछुए के घोंसलों की निगरानी करना था। साथ ही कुछ टिब्बा पुनर्स्थापन भी करते थे। 2000 के दशक में सामान्य कचरा हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले वही उपकरण अब समुद्री शैवाल हटाने में पूरे समय लगे रहते हैं। समस्या बढ़ने पर उनका व्यवसाय भी बदल गया। 2026 तक यह तटीय फ्लोरिडा में सबसे स्थिर अनुबंध पाइपलाइनों में से एक है। राज्य के प्रस्ताव स्थानीय बाधा के ऊपर एक दूसरी बाधा से टकराते हैं। व्यवसायिक कटाई में 3 संघीय एजेंसियां शामिल होती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उद्योग निर्माण के लिए आपसी समन्वय की जिम्मेदार नहीं है। NOAA नेशनल मरीन फिशरीज सर्विस के तहत सार्गैसम को आवश्यक मछली आवास मानता है और इससे जुड़े किसी भी कार्य के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू करता है। चटाइयों को लॉगरहेड सी टर्टल्स का अहम आवास माना जाता है, जिससे उस पर क्षति परिहार समीक्षा की एक और परत जुड़ जाती है। US आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स पानी के भीतर किए जाने वाले किसी भी काम या किसी भी निर्वहन के लिए परमिट मांगता है।
संघीय जल क्षेत्र की व्यावसायिक हार्वेस्ट बोट को दोनों परमिट चाहिए। ईपीए निपटान वाले हिस्से को देखता है और प्रोसेसिंग प्लांट से निकलने वाले तरल डिस्चार्ज की समीक्षा करता है। फ्लोरिडा कीज नेशनल मरीन सैंक्चुरी, जिसे NOAA का ऑफिस ऑफ नेशनल मरीन सैंक्चुरीज चलाता है, अपनी सीमा के भीतर किसी भी काम के लिए एक अतिरिक्त परमिट जोड़ता है। उनके परमिट तभी मान्य होते हैं जब आवेदक ने सभी संघीय, राज्य और स्थानीय मंजूरी ले ली हो। वही एक वाक्य है जहां अमेरिकी सरगैसम कटाई योजनाएं आकर दम तोड़ देती हैं। हर एजेंसी का अपना उचित दावा है, कोई भी दूसरों के लिए स्वीकृति नहीं दे सकती। एक संभावित ऑपरेटर को पहले नोआ में आवेदन करना होता है, फिर आर्मी कॉर्प्स में, फिर EPA में, फिर फ्लोरिडा DEP में, फिर साउथ फ्लोरिडा वाटर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट में और फिर स्थानीय मरीन सैंक्चुरी ऑफिस में। 2010 के दशक की शुरुआत में कई बिल्डरों ने यह कोशिश की थी और विरोध झेला था। उनकी समय सीमा 3 साल से ज्यादा बढ़ गई और कानूनी खर्चे 6 अंकों के ऊपरी स्तर तक पहुंच गए, इससे पहले कि किसी ने नाव लॉन्च की। बाजार ने जाहिर है इंतजार नहीं किया, वो चीन और यूरोप चला गया। इन सब के ऊपर एक ही बड़ी रुकावट है, फ्लोरिडा में पहुंचने वाला ज्यादातर सार्गेज़म उस समय राज्य के जल क्षेत्र में नहीं होता जब उसे सबसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। यह संघीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है, जो समुद्र का वो हिस्सा है जो 3 से 230 मील तक फैला है, जहां आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ लैंड्स एक्ट संघीय सरकार को सर्वोच्च अधिकार देता है। फ्लोरिडा अपनी रेत साफ कर सकता है, ये अपने दम पर उस पानी में व्यावसायिक कटाई की अनुमति नहीं दे सकता जहां वास्तव में पकड़ का लाभ मिल सकता है। समुद्र के किनारे से दूर इन तैरते गुच्छों को पकड़ना ही एकमात्र तरीका है जो बड़े पैमाने पर काम करता है। सरगेसम लहरों से टकराते ही सड़ने लगता है, कुछ घंटों में जरूरी यौगिक गवा देता है और रेत कचरा जमा कर लेता है, जिससे प्रोसेसिंग कठिन होती है। बायोमास को जीवित अवस्था में खुले पानी से पकड़कर संयंत्र तक पहुंचाना जरूरी है, इससे पहले कि वह विघटित हो जाए। ऐसा करने के लिए एक संघीय मंजूरी की जरूरत होती है, जो मौजूद नहीं है। फ्लोरिडा, टेक्सास और लुइसियाना के विधायकों ने 3 मील की राज्य सीमा के भीतर बहुराज्य व्यवस्था चलाने और अदालत में संघीय दावे को चुनौती देने वाले एक उपाय पर विचार किया है। संघीय सार्गसम नियमों को स्पष्ट करने के लिए विधेयक का मसौदा कांग्रेस कर्मचारियों ने कई बार तैयार किया, लेकिन वे कभी मतदान तक नहीं पहुंचे। ये उनके खिलाफ अभियान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि किसी को परवाह नहीं थी। वॉशिंगटन में सरगसम की कोई असली लॉबी नहीं, लेकिन सफाई ठेकेदारों की है। यहीं से पूरी कहानी बेतुकी हो जाती है। संघीय स्तर पर सरगसम की कटाई पहले से ही प्रतिबंधित है और ये 2003 से लागू है। उसी साल साउथ अटलांटिक फिशरी मैनेजमेंट काउंसिल ने नॉर्थ और साउथ कैरोलिना की सीमा के दक्षिण में संघीय जल क्षेत्रों हेतु प्रबंधन योजना लागू की थी। यही इलाका है जिससे फ्लोरिडा और गल्फ तक पहुंचने वाला हर सार्गसम फैलाव गुजरता है। इस नियम का उद्देश्य माही की नर्सरी और समुद्री कछुओं के आवास की रक्षा करना था और सरगसम को नियंत्रित मछली भंडार माना गया। इन सीमाओं को साथ पढ़ें तो ये मजाक जैसी लगती हैं। यूएस साउथ अटलांटिक के सभी जल क्षेत्रों से सालाना सरगसम की कटाई पर संघीय सीमा पूरे क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 5000 पाउंड गीले वजन की है। यह सीमा 2003 में लिखी गई थी। उस समय ग्रेट अटलांटिक सरगसम बेल्ट मौजूद नहीं थी। समुद्री शैवाल की रक्षा का कानून उस पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए बना था जिसकी जगह तब तक इस फैलाव ने नहीं ली थी। ये फैलाव हर साल उन्हीं पानी में 38 मिलियन टन से अधिक गिरा देता है। कानूनी सीमा हर साल तट पर बहने वाले समुद्री शैवाल का सिर्फ छोटा हिस्सा हटाने की इजाजत देती है। यह इतना छोटा है कि कुल मात्रा पर असर नहीं पड़ता। इसके बाद नियम और सख्त हो जाते हैं। समुद्री कछुओं की सुरक्षा के लिए कटाई नवंबर से जून तक ही अनुमति है और हर नाव पर सरकारी पर्यवेक्षक अनिवार्य है। किनारे से 100 मील के भीतर कटाई नहीं। जालों का आकार खींचने पर 4 इंच की जाली तक सीमित और फ्रेम 4 बाई 6 फीट से बड़ा नहीं हो सकता। फ्लोरिडा के नियम उन सब के ऊपर अलग से लागू होते हैं। राज्य निवासी मनोरंजनात्मक मछली पकड़ने के लाइसेंस पर नहरों या तटीय जल से 100 पाउंड तक सरगसम हटा सकते हैं। उससे अधिक के लिए व्यावसायिक खारे पानी के उत्पादों का लाइसेंस जरूरी है। राज्य पर्यावरण संरक्षण विभाग ने नियम जोड़ा है कि भारी उपकरणों से सफाई के लिए तटीय निर्माण नियंत्रण रेखा परमिट जरूरी होगा। हाथ के औजारों की अनुमति है, लेकिन ट्रैक्टरों की नहीं।
इसलिए फ्लोरिडा निवासी हाथों से समुद्र तट से सरगसम हटा सकते हैं। एक स्टार्टअप उस काम को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की कोशिश में 3 बाधाओं, संघीय प्रतिबंध, राज्य लाइसेंस जांच और बीच परमिट का सामना करता है, जबकि उन्होंने नाव भी नहीं खरीदी है। संघीय सरकार ने फसल कटाई पर प्रतिबंध समस्या के संकट बनने से 20 साल पहले लगाया और राज्य सरकार इस संघीय प्रतिबंध को निरस्त नहीं कर सकती। साफ सफाई करने वाला ठेकेदार ही समुद्री शैवाल के लिए एकमात्र कानूनी रास्ता है। सारगासो सागर से निकला ये शैवाल प्रस्फुटन अब उसे बदल रहा है। जैसे जैसे उष्णकटिबंधीय अटलांटिक में सारगैसम बढ़ा, स्वयं उस भंवर तंत्र की रासायनिकी और संरचना भी बदलने लगी। अब युवा समुद्री कछुए समुद्री शैवाल में अपने शुरुआती साल बिताते हुए उस पारिस्थितिकी तंत्र से बिल्कुल अलग माहौल का सामना कर रहे हैं जिसमें उनकी प्रजाति विकसित हुई थी। वे मछली प्रजातियां जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती, जो पूरी तरह से इस घूमते हुए भंवर के भीतर रहती हैं, वे ऐसी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल रही हैं जिनका कोई ऐतिहासिक उदाहरण नहीं है। बिना किनारे वाला यह समुद्र उसी शैवाल प्रस्फुटन से नया आकार ले रहा है जिसे उसने खुद पैदा किया। कोलंबस ने जिस भंवर का सामना किया था, अब वह वैसा व्यवहार नहीं कर रहा है। उस भंवर से निकली चीजों पर देश की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया ट्रैक्टर और लैंडफिल है। इसके खत्म होने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कुछ न बदलना। इससे समस्या बढ़ेगी, सफाई खर्च बढ़ेगा और विदेशी सप्लाई चेन इतनी मजबूत हो जाएगी कि अमेरिकी उद्योग के लिए मौका हमेशा के लिए बंद हो सकता है। यही कुछ न करने का रास्ता है। 2026 तक यही रास्ता है। दूसरा तरीका है कि कोई राज्य जैसे फ्लोरिडा, टेक्सास या लुइसियाना खुद कार्रवाई करें, क्योंकि उनके पास दर्द और समुद्री तट दोनों है। वे राज्य समुद्री सीमा की 3 मील की रेखा के भीतर बहुराज्यीय व्यवस्था चला सकते हैं और संघीय दावे के खिलाफ अदालत में मुकदमा कर सकते हैं। यह रास्ता मुश्किल है लेकिन बंद नहीं। गति असली है, लेकिन यह वैश्विक बाजार की तुलना में धीमी भी है। तीसरा तरीका है एक संघीय विधेयक। कांग्रेस कार्यालयों में कई मसौदा विधेयक पहले से हैं और सभी एक ही मुख्य संरचना पर आधारित हैं। एक एजेंसी को प्रमुख संघीय एजेंसी के रूप में नामित किया जाएगा जो सरगैसम प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। एक विधेयक वाणिज्यिक कटाई के लिए एक स्पष्ट कानूनी रास्ता बनाएगा ताकि पूरे सरगैसम को स्वतः कचरा न मान लिया जाए। तीसरा विधेयक अब तटीय निष्कर्षण के मानक तय करेगा ताकि कंपनियों को पता हो क्या अनुमति है। यह रूपरेखा वही है जो अमेरिका अपतटीय पवन और खनिज पट्टों के लिए पहले से इस्तेमाल करता है और आर्थिक तर्क पहले ही कई बार विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है, जिनका परिणाम में कोई वित्तीय हित नहीं है। बस जो कमी है वो है अनुमति। मतदान तब होगा जब अगली रिकॉर्ड ब्लूम राष्ट्रीय समाचारों में आएगी। 2026 के आंकड़े भी यही संकेत दे रहे हैं। सरगैसम से दबे फ्लोरिडा के समुद्र तटों की इतनी ज्यादा तस्वीरें सामने आएंगी कि पर्यटन के आंकड़े बुरी तरह गिर जाएंगे और एक काउंटी में सफाई की लागत शर्मनाक स्तर तक बढ़ जाएगी। मौका मिलेगा और वो पल करीब आता जा रहा है। सरगैसम की कहानी पहली बार नहीं है जब ये पैटर्न सामने आया है। पिछले 30 वर्षों में हर बड़े अमेरिकी संसाधन संघर्ष में यही होता आया है और आमतौर पर इसका अंत भी समान रहता है। 1990 के दशक तक सौर फोटोवोल्टिक अनुसंधान में अमेरिका अग्रणी था। बेल लैब्स ने पहली व्यावहारिक सिलिकॉन सौर सेल बनाई। कोलोराडो की नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी ने आज भी वैश्विक रूप से इस्तेमाल होने वाले दक्षता मानक तय किए। फिर चीन ने फैक्ट्रियां बनाई। 2026 तक चीनी निर्माता वैश्विक सौर पैनल उत्पादन का 80% से अधिक नियंत्रित करते हैं और अमेरिकी यूटिलिटी स्केल सौर ऊर्जा आयातित पैनलों पर निर्भर है। लिथियम आयन बैटरी की केमिस्ट्री 1970 और 80 के दशक में अमेरिकी और जापानी लैब से आई थी, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड का बुनियादी योगदान था। सोनी ने 1991 में पहली व्यावसायिक बैटरी लॉन्च की, जिसकी शुरुआती मांग अमेरिकी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ने बढ़ाई। आज चीन दुनिया की लगभग 75% लिथियम आयन बैटरियां बनाता है और अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता वे घरेलू प्लांट बनाने की दौड़ में लगे हैं, जिन्हें उन्हें 20 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था। ये पैटर्न बार बार खुद को दोहराता है। अमेरिकी लैब्स विज्ञान और उसकी उपयोगिता दिखाती हैं, जबकि अमेरिकी एजेंसियां इससे कुछ भी बनाने के तरीके पर सहमति के लिए जूझती हैं। जहां एकल निर्णय लेने की व्यवस्था है, वहां देश तेजी से आगे बढ़ते हैं और एक योजना फैक्ट्री व सप्लाई चेन में बदल जाती है। जब तक वॉशिंगटन उस अवसर को पहचानता है, तब तक कहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका होता है
और अमेरिका के पास सिर्फ रिसर्च रह जाती है, लेकिन इंडस्ट्री नहीं। लेकिन सरगैसम अलग है। सोलर पैनल के लिए सिलिकॉन वेफर, फैक्ट्री और कुशल श्रमिक जरूरी हैं, जबकि लिथियम बैटरी के लिए कोबाल्ट खदान और निकल रिफाइनरी चाहिए। पैसा संसाधनों को इधर उधर करता है, लेकिन अटलांटिक ब्लूम खुद ही फ्लोरिडा की रेत पर वॉशिंगटन की इच्छा के बावजूद आता है। मुफ्त बायोमास खुद ही सीधे समुद्र तक पर आ जाता है। शायद यही वजह है कि सरगैसम के मामले में इन सभी लड़ाइयों में जीत हासिल करना सबसे आसान हो जाता है। अधिकांश संसाधनों में सबसे कठिन हिस्सा कच्चा माल अमेरिकी तटों तक लाना होता है, लेकिन सरगैसम में कच्चा माल खुद पहुंच जाता है। अमेरिका ने खुद को इसे उठाने से ही रोक रखा है। फार्मा ग्रेड एल्जिनेट्स घाव की पट्टियों, दवा कैप्सूल, डेंटल मोल्ड्स और सर्जिकल टूल्स में इस्तेमाल होते हैं, जिनकी सप्लाई ज्यादातर चीनी प्लांट्स से होती है। महामारी के दौरान इस व्यवस्था ने रक्षा खरीद समीक्षा शुरू कर दी थी। फ्लोरिडा और गल्फ कोस्ट के तट पर एक घरेलू सरगैसम बायो रिफाइनरी लाइन उस निर्भरता को पूरी तरह खत्म नहीं करेगी। ये कम से कम एक समानांतर उद्योग तैयार करेगा, जो देश के पास फिलहाल नहीं है। एक मध्यम बायो रिफाइनरी जो सालाना 1 लाख टन गीला सरगैसम संभाल सकती है, उतना ही सरगैसम प्रोसेस कर सकती है जितना मियामी डेड और ब्रोवर्ड मिलकर फेंकते हैं। शुरुआती लागत लगभग 80 से 120 मिलियन डॉलर के बीच होती है, जिसमें प्लांट, नावें और निष्कर्षण लाइन शामिल हैं। इसके बाद विभिन्न उत्पादों की बिक्री से सालाना कुल राजस्व 2026 की अनुमानित कीमतों पर 40 से 70 मिलियन डॉलर तक हो सकता है। 5 साल से कम में निवेश की वसूली संभव है। पैसा तैयार है, खरीदार इंतजार कर रहे हैं और बायोमास हर साल समुद्री धाराओं के साथ आ जाता है। केवल एक चीज की कमी है, वो है एक कागज का टुकड़ा, एक कानून जो प्रमुख एजेंसी का नाम बताए, एक कानून जो परमिट की समय सीमा तय करे, एक कानून जो बताए कि कोई कंपनी बोली कैसे लगाए। वो कानून आखिरकार लिखा जाएगा। सिर्फ यही सवाल है कि क्या ये कानून वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के अमेरिका को दोबारा बाहर कर देने से पहले आएगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। इससे वाकई फर्क पड़ता है। फिर से धन्यवाद। अगली बार मैप पैक पर मिलेंगे।